स्वागत है सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटोजोआ डिजीज और फंगल डिजीज पर। ठीक है, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने प्रोटोजोआ के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पता कर लिया था और प्रोटोजोआ से जुड़ी हुई 3 डिजीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। नंबर 1 हमने डिस्कस किया था अमीबियासिस, नंबर 2 पे हमने डिस्कस कर लिया था मलेरिया को, और नंबर 3 हमने डिस्कस किया था व्हाइट डिस्चार्ज, जिसको ट्राइकोमोनियासिस नाम दे दिया था हमने। तो इन 3 डिजीज पर हम डिस्कस कर पाए थे। अब जो बाकी बची डिजीज है उन पर हम डिस्कस करेंगे जो प्रोटोजोआ से जुड़ी है, और साथ में हम फंगल डिजीज पर भी डिस्कस करेंगे, वो भी ट्रिकी वे में, है ना, एकदम इजी वे में, ताकि इजीली उसे लर्न किया जा सके। ठीक है, तो बने रहिएगा। नंबर 4 पर हम लेके आते हैं। नंबर 4 पे हम ले लेते हैं अफ्रीकन निद्रा व्याधि को। नंबर 4, ठीक है, अफ्रीकन क्यों कहा है? क्योंकि पहला जो पेशेंट मिला था वो अफ्रीका में मिला था। अफ्रीकन निद्रालु व्याधि। देखो ये डिजीज खुद के रही है। अफ्रीकन से समझ में आ रहा है, अफ्रीका में पेशेंट मिला था पहला। निद्रालु मतलब नींद ज्यादा आएगी, व्याधि का मतलब तो रोग होता ही है। इसको एक और नाम दिया गया है साइंस की लैंग्वेज में, इसको कहा जाता है ट्रिपेनो। याद रखिएगा, ट्रिपेनोसोमियासिस करके टर्म दिया जाता है इसको, ट्रिपेनोसोमियासिस। इसका जो पैथोजन है मतलब जो रोग कारक की बात की जाए या रोगजनक की बात की जाए तो वो कौन है? तो इसी ट्रिपेनोसोमियासिस से निकल के आएगा। देखो क्या निकल के आएगा, ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस करके, ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस। याद रखिएगा, 2-3 बार आप अगर दोहराओगे तो इजीली याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस करके, ठीक है। नंबर 3 पे अगर बात की जाए, पॉइंट पे बात की जाए, तो हम ले लेते हैं वेक्टर को। वेक्टर का मतलब क्या हो जाता है? वाहक। इस रोग को एक स्वस्थ व्यक्ति तक कौन पहुंचाएगा? तो एक मक्खी है जिसको अपन सेक्सी फ्लाई कहते हैं, सेक्सी फ्लाई। हालांकि बोलने में अक्सर बुक्स में सीसी फ्लाई लिखा मिलता है, लेकिन हमें याद रखना है सेक्सी फ्लाई करके, सेक्सी फ्लाई, ठीक है, सेक्सी फ्लाई करके इसको कहा जाता है। साइंस की लैंग्वेज में जो इसका जूलॉजिकल नाम है वो भी पूछा जाता है, तो ग्लोसिना याद रखिएगा, ग्लोसिना पेल्पेलिस ये सीसी फ्लाई है। हालांकि इसको अगर प्रोनाउंसिएशन में अगर सही तरीके से बोला जाए तो सेट सी फ्लाई करके कहा जाता है, ग्लोसिना पेल्पेलिस। ये इसका मतलब जूलॉजिकल नाम हो जाता है, एग्जाम में पूछा गया है 1-2 बार। ठीक है, तो वेक्टर समझ में आ रहा है। ये वेक्टर क्या करेगा, ये मक्खी क्या करेगी, इस रोग को स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेगी, है ना, ये मीडिएटर का काम करेगी। इतनी बात समझ में आ रही है तो लक्षण भी पता कर लो। सिम्टम क्या है? सीधी सी बात है, निद्रा अवस्था मतलब इसमें नींद ज्यादा आएगी। मतलब व्यक्ति जो है 24 घंटे में से 18 घंटों तक क्या लेगा? नींद लेगा। ठीक है, ये तो इसका क्या हो गया? लक्षण हो गया। अच्छा, अगर बात की जाए प्रभावित अंग की बात की जाए तो आप एक चीज समझ लीजिएगा कि ये जो अपना ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस है, जो पैथोजन है, ये क्या करेगा? लिम्फ सिस्टम पर, लसिका ऑर्गन्स पर क्या करेगा कि पहले अटैक करेगा, संक्रमण करेगा, और वहां पर एक विषाक्त पदार्थ मतलब टॉक्सोइड जिसको अपन कहते हैं, टॉक्सिन जिसको अपन कह सकते हैं, वो रिलीज करेगा, और वो टॉक्सिन फिर ब्लड से होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा। मतलब यहाँ इफेक्टेड ऑर्गन पूछा जाए,
तो हमें ब्रेन बता देना है, मतलब मस्तिष्क बता देना है, या आप सेरिब्रो जो फ्लूइड है, स्पाइनल जो फ्लूइड है, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव जो है, वहां पर जाके इसका इफेक्ट रहेगा। तो आप यहाँ कह सकते हो मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क या मस्तिष्क मेरुद्रव, ठीक है, इतना काफी होगा। तो ये बातें हैं अफ्रीकन निद्रालु व्याधि को लेकर के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, एक तो आप वेक्टर को याद रखिएगा, वेक्टर कौन है, ठीक है। दूसरी बात, आप इस पैथोजन को याद रख सकते हो, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है। और बाकी चीजें समझ में आ ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 5 पे अपन बात कर लेते हैं, नंबर 5 पे अपन बात कर लेते हैं काला अजार, काला अजार पर बात कर लेते हैं। हालांकि एक्चुअल नाम इसका काला अजर है, लेकिन काला अजार बोला जाता है, काला अजार। नंबर 5 पे हम डिस्कस करने वाले हैं काला अजार पर, या काला अजर कह सकते हैं इसको। इसका जो पैथोजन है, काला अजार का जो पैथोजन है, अगर पैथोजन की बात की जाए काला अजार को लेकर के, तो आप याद रख सकते हो, इसको साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है लीशमानियासिस। इस डिजीज का एक और नाम है, याद रखिएगा, लीशमानियासिस करके, ठीक है। इसका जो पैथोजन है, जो रोगाणु है इस रोग का, वो है लीशमानिया डोनोवानी, डोनोवानी करके याद रखिएगा, लिस्मानिया डोनोवानी, ठीक है। अच्छा, वेक्टर की बात की जाए काला आजार को लेकर के, तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है, एक मक्खी है सैंड फ्लाई करके, सैंड फ्लाई, या इसको कहा जा सकता है बालू मक्खी, बालू मक्खी, सैंड फ्लाई या बालू मक्खी, ठीक है। अच्छा, प्रभावित अंग के बारे में पूछा जाए, प्रभावित अंग के बारे में पूछा जाए, तो इसका जो इफेक्ट होगा, जनरली देखो ब्लड वगैरह है, ब्लड है, प्लस में यहां लिख सकता हूं लीवर है, प्लस में यहां लिख सकता हूं स्प्लीन, जो है हमारा जो प्लीहा है, सबसे बड़ा जो लिम्फ ऑर्गन है स्प्लीन, इन पर स्पाइनल फ्लूइड पर भी अटैक होगा, ब्लड, लीवर, स्प्लीन, ये होंगे इसके प्रभावित अंग। अच्छा, संक्रमण की बात की जाए और कौन से अंग प्रभावित होंगे, तो साथ साथ में हम ये इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो अपने प्लीहा है, उस प्लीहा का आकार बढ़ जाता है, इस रोग का जो सिग्नल मिलेगा हमें, वो क्या होगा, प्लीहा का आकार बढ़ जाता है, प्लीहा का आकार बढ़ जाता है, प्लीहा का आकार बढ़ जाता है। आप याद रखिएगा, इसको लक्षण में आप लिख सकते हैं, प्लीहा का आकार बढ़ जाएगा, साथ में शरीर के किसी भी भाग में, मतलब फोड़े बन जाएंगे, उभार बन जाएंगे, साथ में अपनी जो फेरिंग्स है, अपनी जो ग्रसनी है, नासावेस्म है, ये सारे अंग भी क्या होंगे, प्रभावित होंगे। साथ में बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, है ना, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, साथ में हेडेक है, पूरी बॉडी पेन है, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो हमें काला आजार के अंदर या काला अजर के अंदर या लिशमानियासिस के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ रही है काला आजार के अंदर। छठी डिजीज हम लेके आते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं पायरिया को, नंबर 6 पे अपन बात कर लेते हैं। नंबर 6 पे अगर बात की जाए तो पायरिया, पायरिया, पायरिया मसलों से जुड़ी डिजीज है। तो पायरिया का जो पैथोजन है वो पता कर लेते हैं पहले, पैथोजन कौन है। तो देखो यहां पर ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास, बेकेलिस,
ट्राइकोमोनास बेकेलिस करके आपको पैथोजन याद रखना है, ठीक है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। लक्षण की बात की जाए तो लक्षण जो होगा इसका मसूड़ों से, है ना, मसूड़ों से ब्लड आना, रक्त आना और बैड स्मेल आना, ये इसका खास लक्षण होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं मसूड़ों से रक्त आना, मसूड़ों से रक्त आना प्लस जो है बदबू अपन कह सकते हैं या बैड स्मेल अपन कह सकते हैं, ये खास इसका सिम्टम रहेगा इस डिजीज का। अच्छा, संचरण कैसे होता है? तो सामान्य सी बात है, संचरण जो होगा वो मौखिक जो है चुंबन से या किसिंग से ये होता है। जो रीजन है एक्चुअल वो तो हमें पता करना ही पड़ेगा, है ना। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं किस वगैरह जो है करने से मतलब जो सलाइवा है, जो लार है, उसके कांटेक्ट में आ जाने से ये डिजीज हो सकती है पायरिया, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और नंबर 7 पर अपन लेके चलते हैं, जियार्डिया को ले लेते हैं। नंबर 7 पे अपन बात कर लेते हैं जियार्डिया। इसी जियार्डिया को कहा जाता है अतिसार भी कहा जाता है, अतिसार। इसी जियार्डिया को अपन कह सकते हैं प्रवाहिका, ठीक है। इसी को हम कह सकते हैं जियार्डियसिस भी कह सकते हैं, जियार्डियसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कई सारे नाम हैं। जियार्डिया और जियार्डियसिस कहाँ से आया है ये वर्ड? तो इसका जो पैथोजन है वो अगर समझ में आता है तो नाम भी समझ में आएगा इजीली। पैथोजन जो है वो जियार्डिया प्रजाति ही है, जियार्डिया मतलब इंटेस्टाइनलिस, मतलब इसका जो इफेक्ट होगा, जो अटैक होगा वो आंत्र पर होगा, है ना। तो जियार्डिया आप कह सकते हो इंटेस्टाइनलिस मतलब इंटेस्टाइन पर इसका इफेक्ट होगा, ठीक है। और लक्षण की या प्रभावित अंग की बात कर लेते हैं तो प्रभावित अंग जो होगा जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम के दो, या तंत्र पूछा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, और अंग पूछा जाए तो आप यहाँ पर आंत्र कह सकते हो, मतलब कि इंटेस्टाइन यहाँ पर प्रभावित होगी। और लक्षण की बात कर ली जाए, अगर सिम्टम्स की बात कर ली जाए, लक्षणों की बात कर ली जाए, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं दस्त वगैरह है, प्लस निर्जलीकरण हो जाना है, शरीर से पानी सारा बाहर निकल जाएगा, प्लस में यहाँ पर लिख सकता हूँ भूख नहीं लगना, ठीक है। साथ में यहाँ पर सर दर्द भी रहेगा, प्लस बेचैनी भी रहेगी, ठीक है। तो ये सिंपल से सिम्टम है जो जनरली अतिसार प्रवाहिका के अंदर। अब एक बैक्टीरियल डायरिया भी आपने देखा होगा, ठीक है। अतिसार प्रवाहिका, इसी को एक और नाम दे दिया जाता है क्या? डायरिया। एक डायरिया आपने देखा होगा बैक्टीरियल डिजीज के अंदर, तो वहां जो डायरिया है वो जो होता है साइजेला जो ग्रुप है बैक्टीरिया का, जो साइजेला समूह है या इकोलाई का जो ग्रुप है, उनकी वजह से भी डायरिया होता है। लेकिन वहां पर पैथोजन अलग है, यहाँ पैथोजन अलग है। यहाँ पैथोजन का नाम क्या है? जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ठीक है, मतलब इंटेस्टाइन पर ये अटैक करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया जियार्डियसिस या जियार्डिया। अब ये सारे 3 नाम और एक्स्ट्रा क्यों मिले हैं? क्योंकि जियार्डियसिस में सारे के सारे सिम्टम कैसे हैं? जैसे प्रवाहिका, अतिसार, डायरिया के हैं। ये तीनों एक ही डिजीज है, डायरिया, प्रवाहिका, अतिसार एक ही डिजीज है, अलग अलग नहीं है। हाँ, पैचिस थोड़ी डिफरेंट है, जो अमीबियसिस के अंदर हम उसको एक और नाम दे देते हैं, अमीबियसिस के अंदर पैचिस वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मैटर है आपके सामने। अब हम थोड़ा फंगल डिजीज पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपकी लगभग डिजीज क्लियर है, कौन सी? प्रोटोजोआ डिजीज जो है वो क्लियर है। अब हम फंगल डिजीज पर डिस्कस कर लेते हैं।
कवक से होने वाले रोग, कवक जनित रोग। ठीक है, तो कवक जनित रोग को पढ़ने से पहले हम थोड़ी कवक के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, 1 या 2 मिनट के लिए जनरल इंट्रोडक्शन पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कवक के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले तो कवक की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा माइकोलॉजी करके टर्म दिया जाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी। पहली बात समझ में आ रही है। दूसरी बात क्या समझ में आ जानी चाहिए कि कवकों की जो सेल वॉल है, कवकों की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, तो आप याद रखें कवक की कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति जनरली किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। काइटिन, जैसे प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो हमें पता है सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, अच्छा पूछा जाए अगर कि बैक्टीरिया जो है, जीवाणु जो है, उसके सेल वॉल, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है जीवाणुओं के अंदर, तो पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरेमिक एसिड, है ना, या पॉलीसेकेराइड पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। तो यहाँ पर कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। माइकोलॉजी समझ में आ रहा है, कोशिका भित्ति भी समझ में आ रहा है। तो थर्ड बात क्या समझ लेनी है कवक के बारे में। ये जो कवक हैं अधिकांश जो हैं मतलब 99% तक आप क्या देखोगे, ये कैसे होते हैं, मृतपोषी होते हैं, मतलब मरे हुए जीवों पर ये डिपेंड रहते हैं। साथ में इनके लिए मैं वर्ड यूज कर सकता हूं, परजीवी होते हैं। ठीक है, मैं इनके लिए वर्ड यूज कर सकता हूं, ये परपोषी होते हैं। ठीक है, इनके लिए मैं एक और वर्ड यूज कर सकता हूं, क्या, कि ये सहजीवी होते हैं। जैसे आप लाइकेन के बारे में सुना होगा, लाइकेन के बारे में, तो कवक और शैवाल जो हैं दोनों मिलकर के सिम्बायोसिस वाला जो लाइफ साइकिल है वो मतलब दिखाते हैं, शो करते हैं। तो सहजीवी भी होते हैं, कुछ परजीवी हैं, तो कुछ परपोषी हैं, तो कुछ मृतपोषी हैं। तो सारे के सारे फाइनली हम एक टर्म यूज ले सकते हैं कि कवक कैसे हैं, विषमपोषी हैं, स्वपोषी नहीं है। इनमें किसी भी प्रकार का क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, किसी भी प्रकार का हरित लवक नहीं पाया जाता, इसीलिए तो ये विषमपोषिता दिखाते हैं। अच्छा, और क्या जान लेना है कवकों के बारे में, इनका जो जगत है, इनका जो किंगडम है, किंगडम की बात की जाए, जैसे हमने प्रोटोजोआ को कौन से किंगडम में रख दिया था, भाई प्रोटिस्टा के अंदर। बैक्टीरिया को कहाँ रखा था, तो हम कहेंगे मोनेरा के अंदर। इसी प्रकार इस कवक को भी कौन से किंगडम में, कौन से जगत में, कौन सी दुनिया में रखा है, हमने नहीं रखा है। R.H. व्हिटेकर सर जो हैं उन्होंने इस कवक को एक अलग जो किंगडम है, जो जगत है, वहां रखा है। और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आप याद रखिएगा फंजाई करके, है ना, किंगडम का नाम। जैसे प्लांट को प्लांटी किंगडम में, मानव को दुनिया के जितने भी जंतु हैं, एनिमल्स हैं, उन सबको एनिमेलिया में रखा गया है। वैसे ही इस कवक को भी कहाँ रखा गया है, फंजाई किंगडम में रखा गया है। तो ये चीज समझ में आ रही है, तो आपको ये समझ लेना है कि कवक जो है, ये जो कवक है, इस कवक के बारे में कुछ और बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ बातें और हैं, देखो कई सारी बातें हैं जो क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल लगभग बातें जो है, इतनी बातें आपको जान लेनी है, ठीक है, कवक के बारे में। तो अब देखो, इनका मानव जीवन में ऐसा भी नहीं कह सकते कि सारी की सारी कवकें क्या करती है, रोगजनक होती है। कुछ कवक की प्रजातियां ऐसी भी है जो हमारे लिए बहुत मतलब बेनिफिशियल है, फायदेमंद है। जैसे मैं बात करूं, ये जो बेकरी उद्योग है ना, जहां पर पाव, केक, डबल रोटी बनती है, तो यहाँ पर सेकेरोमाइसिस सेरेविसी कवक ही है, लेकिन यहाँ पर उसका बहुत बड़ा एक औद्योगिक स्तर पर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार आप देखोगे कि पेनिसिलियम जो नोटेटम है, जो कवक है, उससे पहली एंटीबायोटिक बना दी गई थी, जिसका नाम था क्या, पेनिसिलिन, प्रतिजैविक औषधि बनाई गई थी। तो कुछ फायदे भी हैं
और कुछ प्रजातियां ऐसी है जो हमारे लिए, मानव के लिए हार्मफुल है। और जनरली आपको एक चीज जान लेनी है कि कवक जो है, ये जो कवक है, इस कवक के अंदर आप क्या देखोगे कि जो डिजीज होती है जनरली किस पार्ट को ये इफेक्ट करती है, तो स्किन को, है ना। ये कवक जो है मानव के अंदर स्किन को ज्यादा इफेक्ट करते हैं। मतलब क्या कि मानव के अंदर आप देखोगे कि स्पेशली जो स्किन है, जो त्वचा है, इस त्वचा को प्रभावित कर देते हैं। तो अब समझना क्या है, एक तो पहले आप ट्रिक जान लो कि ट्रिक क्या है, और ट्रिक के बाद में हम डिजीज को पता करते हैं। देखो, कवक से होने वाले जो रोग हैं उनको कैसे याद करोगे। एक गंगू नाम का लड़का है, गंगू नाम का लड़का है जो एथलीट है। पैसा क्या है इसका, एथलीट वाला है, मतलब एथलीट जो रनिंग वगैरह करते हैं। तो गंगू एथलीट खाए। अब खाए क्या, खाने के लिए क्या हो सकती है एथलीटों के पास में, प्रोटीन हो सकती है। प्रोटीन किस में होती है, दालों में होती है। खाए दाल दमादम, खाए दाल दमादम करके। तो यहां से ट्रिक निकल के आएगा और सारी डिजीज समझ में आ जाएगी। नंबर 1 से आप गंगू से याद रख सकते हो क्या, गंजापन। नंबर 1 पे याद रखोगे आप गंजापन। एथलीट, गंगू से गंजापन हो गया। और एथलीट से आप याद रख सकते हो है एथलीट फुट करके, एथलीट फुट करके याद रख सकते हो। खाए से आप याद रखोगे खाज और खुजली जो होती है, खाज खुजली, है ना। और दाल से आप याद रख सकते हो जो दाद हैं, दाद वगैरह जो है, रिंगवर्म जो होते हैं, उनको आप याद रख सकते हो। और दमादम से आप याद रख सकते हो क्या, दमा, जिसको आप कह सकते हो अस्थमा। तो ये डिजीज है आपके सामने। देखो, नंबर 1 गंजापन, नंबर 2 आप एथलीट फुट, नंबर 3 आप याद रख सकते हो खाज खुजली, नंबर 4 आप दाद को, और नंबर 5 जो है दमा या अस्थमा। तो ये डिजीज है कुछ, इनको लर्न करना है और इनके रोग जनक। देखो, डिजीज तो लर्न हो ही रही है एक लाइन से, गंगू एथलीट खाए दाल दमादम, है ना, खा रहा है दाल दमादम करके। तो है से एक डिजीज और निकल के आती है फीवर, है फीवर करके, है ना। तो है फीवर को भी आप याद रख सकते हो नंबर 6 पे, ठीक है फीवर, ठीक है। तो ये डिजीज है। अब देखो, हमें इनके रोग जनक के बारे में भी पता होना चाहिए। तो रोग जनक ही पता करना है स्पेशली हमें, तो बस देखते रहिएगा। हमें लगभग ये बात तो समझ में आ गई कि ट्रिकी वे में कैसे याद किया जाए। नंबर 1 में यहां लिख देता हूं गंजापन। गंजापन का जो पैथोजन होगा, यहां हम लिख लेते हैं सारे के सारे पैथोजन को, यानी कि रोगजनक के बारे में लिख लेते हैं। तो गंजापन के लिए जो रोगजनक होगा उसका नाम आप याद रखिएगा टीनिया पेडिस करके, टीनिया पेडिस। हालांकि कई जगह कैपेटिस वर्ड भी मिलता है, कैपेटिस, टीनिया पेडिस या टीनिया कैपेटिस, ये भी मिलता है। दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही है। टीनिया पेडिस के दीजिए या टीनिया कैपेटिस के दीजिए, ठीक है। नंबर 2 पे हम चलते हैं किसके पास, एथलीट फुट के पास। एथलीट फुट जो है, यहां अगर चलें तो यहां आप याद रख सकते हो माइक्रो स्पोरिया प्रजातियों को आप याद रख सकते हो माइक्रो स्पोरिया करके। नंबर 3 पे अपन चलते हैं किसके पास, अपन चल लेते हैं गंगू एथलीट खाए। तो खाए से अपन याद कर लेते हैं क्या, खाज और खुजली। खाज खुजली की अगर बात की जाए तो यहां पर हम याद रख सकते हैं एस के रस स्केबिया, एस के रस स्केबिया। 2-3 बार आप दोहराओगे तभी इसको लर्न कर पाओगे, ठीक है। नंबर 4 पे अगर बात की जाए तो हम यहां ले लेते हैं दाद को। दाद को एक्चुअल में कहा जाता है क्या, रिंगवॉर्म भी कहा जाता है, रिंगवॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है, दाद।
तो दाद के लिए एक्चुअल में ट्राइकोफाइटोन ट्राइकोफाइटोन करके याद रख सकते हो, ठीक है। हालांकि इसके लिए स्किन जो जितने भी फंगल हैं, स्किन फंगल जो है उनके लिए डर्मेटोफाइटोन भी कहा जाता है, जो स्किन पर अपना इफेक्ट दिखाते हैं या अटैक करते हैं, तो उनको एक नाम दे दिया। दाद है तो जनरली कहाँ होते हैं, है ना, तो स्किन पर ही होते हैं, तो इनके लिए मैं एक और वर्ड यूज कर सकता हूँ, डर्मेटोफाइट्स कहते हैं। इनकी जितनी भी प्रजातियां हैं, चाहे वो कोई और प्रजाति भी हो, और वो अगर स्किन पर इफेक्ट कर रही है तो उनको डर्मेटोफाइट्स कहा जा सकता है। लेकिन ट्राइकोफाइटोन एक मतलब कॉमन एक कवक की प्रजाति है जो स्किन पर क्या करती है, अटैक करती है। नंबर 5 पे अगर बात की जाए तो हम ले लेते हैं दमा को। दमा और अस्थमा कुछ भी कह दीजिए। हालांकि यहां आप देखोगे कि जो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, ठीक है। यहां दमा अस्थमा एक आप देखोगे जब एलर्जी के अंदर, है ना, अति संवेदनशीलता जो होती है, हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है, उस वजह से भी दमा हो सकता है, दमा अस्थमा हो सकता है। लेकिन एयर के अंदर एक फंगस भी पाया जाता है, अगर इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो भी हमें क्या हो सकता है, दमा, यानी श्वास से जुड़ी हुई बीमारी जो है, श्वास लेने में दिक्कत जो हो सकती है, वही दमा अस्थमा है। हुप सी या सीटी बजने जैसी आवाजें आ जाती है और दमा अस्थमा जैसी डिजीज हो जाती है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से। दाद जो है वो रिंग वॉर्म है, मतलब अपन कह सकते हैं रिंग लाइक संरचनाएं बन जाती है, स्ट्रक्चर बन जाती है त्वचा पर जगह जगह, ठीक है, मतलब स्कल्स बन जाते हैं जहां खुजली रहती है ना, जलन होती है। और छूने से, ये डिजीज ऐसी हैं जो छूने मात्र से, संपर्क में आने से हो सकती है, ठीक है। तो ट्राइकोफाइटोन याद रख सकते हो। खाज खुजली जनरल डिजीज है, तो इनसे ये स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां जो है, डिजीज जो है, जो कवक से होती है, मतलब उनके लिए सबसे अच्छा अनुकूल जो वातावरण होता है वो हीट, हल्की उष्मा होनी चाहिए और नमी होनी चाहिए। ये दो चीजें जब इनको मिल जाती है कवकों को, तो ये क्या करते हैं, संक्रमण करते हैं, मतलब प्रभावी तरीके से जो है अनुकूल वातावरण मिल जाने के बाद में ये अटैक कर लेते हैं। इसीलिए एक सजेशन दिया जाता है कि बरसात के दिनों में, है ना, जब वर्षा ऋतु आती है, रेनिंग का जब टाइम होता है, तो उस टाइम के अंदर आपके जो कपड़े हैं वो गीले नहीं होने चाहिए। कभी भी एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो अंडरगारमेंट्स वगैरह हैं या कपड़े हैं, वो कोशिश ये करें कि गीले नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वहां नमी मिली और स्किन के कांटेक्ट में अगर फंगल के बीजाणु तो चारों ओर है भाई, हमारे वातावरण में जो आसपास का जो है वहां पर निष्क्रिय अवस्था में इनके कवकों के बीजाणु मौजूद हैं, लेकिन जब भी उनको अनुकूल इन्वायरमेंट मिला तो वहां पर वो सर्वाइव कर जाते हैं और भोजन मिल जाता है, आवास मिल जाता है, और क्या चाहिए। फिर तो दमादम ये क्या करते हैं, अपनी जो संख्या है वो बढ़ाते हैं और मानव जीवन के लिए बहुत गंभीर समस्याएं पैदा कर देते हैं, ठीक है। एथलीट फुट वाला भी समझ में आ रहा है, एथलीट फुट मतलब पाँव में, है ना, पाँव में वहां सूजन वगैरह आ जाएगी, ठीक है, और पेन वगैरह रहेगा। गंजापन तो समझ में आ ही रहा है। हालांकि हेयर फॉलिंग का एक और विटामिन B5 की कमी से भी हो सकता है, जेनेटिक रीजन भी हो सकता है। गंजेपन को आप ये ना माने कि टीनिया पेडिस या टीनिया जो कैपेटिस है इसकी वजह से ही हो रहा है, और भी कई सारे रीजन हो जाते हैं, ठीक है। तो गंजापन और भी कई रीजन है इसके, जेनेटिक रीजन भी हो सकता है ना, या और कोई रीजन हो सकता है। तो स्पेशली ये बातें हैं कवक को लेकर के, कवक से होने वाली डिजीज को लेकर के। तो लगभग ये कवक से होने वाली डिजीज हमारी क्लियर है। तो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।